पिछले वीडियो में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अपन ने देखा। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के बारे में अपन ने देखा। निरंतर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या संविधान का उल्लंघन करने पर या गैर संवैधानिक कार्य करने पर संसद महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी या 5 साल की अवधि से पूर्व भी हटा सकती है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित करता है 5 साल है। उससे पहले वो त्यागपत्र देना चाहे उपराष्ट्रपति को तो दे सकता है, और हटाने का अधिकार संसद को है। वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है अपने पद से। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 कहता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र पर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक होता है। मतलब जिस भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, जिसमें भी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य उस हटाने के संकल्प पर सहमत होने चाहिए। मतलब 1/4 सदस्यों के 1/4 सदस्यों की सहमति से ही हटाने का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है उस सदन में। और प्रस्तुत करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, या 14 दिन पूर्व आरोप पत्र राष्ट्रपति को देना होता है। उसके बाद में उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाता है। जिस सदन में रखा गया है उसके 2/3 सदस्यों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से संकल्प को पारित करके और दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। उस समय राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को अगर सही पाता है और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का अनुमोदन कर देता है, तो महाभियोग की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाता है या हट जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है।
जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाएगा उसके उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस संकल्प पे होने चाहिए, तभी महाभियोग का प्रस्ताव आ पाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए। जिस सदन में रखा जाएगा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से वो पारित होगा बहुमत से। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने स्पष्टीकरण या सफाई पेश कर सकता है, और दूसरे सदन में भी अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के लागू होने से लेके और 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी निरंतर चलते रहे, और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो अगर देखा जाए तो 17वें नंबर पे उनका आता है। बीच में वीवी गिरी 1969 के चुनाव के टाइम पे, राष्ट्रपति के चुनाव पे समय पे जब वीवी गिरी जी का निर्वाचन हुआ, उस दौरान वीवी गिरी उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह किया। उन्नीस 1969 के चुनाव में वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। इनसे चुनाव हारे थे नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में 1977 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो वीवी गिरी का जो चुनाव था उसमें कल अपन ने राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में देखा था, उसमें क्या था, उसमें अपन ने देखा था कि निर्वाचन कोटा जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक राष्ट्रपति को विजयी घोषित नहीं किया जाता। तो 1969 के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों को गिनने की आवश्यकता पड़ी। अब तक के जो जितने भी चुनाव हुए राष्ट्रपति पद के लिए, उनमें 1969 वाला चुनाव था, उसमें द्वितीय वरीयता के मतों को गिनने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले राउंड की गणना में निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं किया था किसी भी उम्मीदवार ने। इस प्रकार से राष्ट्रपति की ये निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी, कार्यकाल संबंधी ये बातें हुई। अब राष्ट्रपति की शक्तियों पे आते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है संविधान के अनुसार, पर लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसके नेता के रूप में प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राजदूत, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वास्तव में ये सब काम राष्ट्रपति की शक्तियों में वास्तव में सारे काम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है, ये नियुक्तियां। पर भारत का संविधान कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्रदान करता है, और व्यवहारिक रूप से ये शक्तियां, इन पदों पर नियुक्ति की शक्तियां प्रधानमंत्री को तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसको नियुक्त करेगा ही,
राष्ट्रपति पर अन्य जो पद है उनमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के और राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, मतलब कानून निर्माण, संसद का काम है कानून निर्माण करना, और कानून निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रपति के बिना पूरी नहीं होती। संसद कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर जब साइन करेगा उसके बाद में ही वो कानून का स्वरूप धारण करेगा। तो मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति संसद के साथ एक अभिन्न अंग है, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। संसद के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, अभिभाषण देना और लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पूर्व भंग करना, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब है एक अस्थायी कानून। आगे इस पे चर्चा करेंगे, संसद पढ़ेंगे तब अध्यादेश के बारे में। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका लघुकरण करना, प्रविलंबन करना, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियों में सम्मिलित है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 352, 56 और 60, 52 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 56 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के खिलाफ विफल होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के शासन किसी राज्य में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनका आगे भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति पद के बारे में अपन ने 2 वीडियो में समेटने की कोशिश की, या बहुत कुछ देखने की कोशिश, समझने की कोशिश की। अब अपन कल उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे।